आप पहले इंसान थे जो जिन्होंने चारा घोटाला के ऊपर कोई कवरेज किया। ये हम नहीं बता सकते, लेकिन किसी ये कहना टी शर्ट और बुशर्ट और वो सूट पहनने वाले आदमी का नाम बताइए, कितने लोगों की लोग पूजा करते हैं, कितने लोगों को पैर छूते हैं। जिसने उन्हें मारा था नाथुराम को, वो तो रहेगा ना, वो तो रहेगा, जिसने मारा वो तो रहेगा ना। मारना तो एक विचार था ना, गांधी एक विचार थे जिसमें जीना था, और मारना एक विचार है। झूठ और सच, सच और झूठ, उसी ढंग से मारना, मरना और उसको बर्दाश्त, ये चलता रहेगा, ये चलेगा। जब तक गांधी रहेंगे तब तक गोडसे नहीं मरेगा, जब तक राम रहेंगे तब तक रावण नहीं मरेगा। राम को मरना होगा तब रावण मरेगा। महात्मा गांधी को लेकर के पर्सपेक्टिव लोगों का टाइम के साथ बदला है। गांधी को हम राम नहीं बना रहे हैं। हाँ, मैंने गोली, ये बम फोड़ा है, भाई ने हमको पीट दिया, हम पीटेंगे फिर वो पीटेगा, हम पीटेंगे फिर वो पीटेगा। आपने कौन सी फिलोसफी पढ़ी थी? आप किस बात का गर्व करते हैं कि हमारा बेटा विदेश में है और इतना कमा रहा है? क्या करेगा कमा कर? सोना तो नहीं खाएगा, हीरा तो नहीं खाएगा। कोई मीडिया उस किसी पत्रकार के साथ खड़ा नहीं होता है। कैमरामैन का कैमरा छीन लिया गया था, एडिटर ने भी डिनाई कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार कम होता है। एक तो समूह के साथ आप जुड़े हुए नहीं है। बंद कमरे वाला आपने बोला, लालू प्रसाद थे, ये वशिष्ठ नारायण सिंह थे। देखिए, लालू प्रसाद जी के पहले से ये घोटाला चल रहा था। तो हर जगह पे आप किसी में बहाली के लिए घूस लेकर के, तो जात पात छोड़ना पड़ेगा, उसके निशान भी छोड़ने पड़ेंगे। अभी जो सामाजिक स्थिति है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये सकारात्मक दिशा की ओर नहीं बढ़ रहा है। कोई आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, गांधी आए, नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलकम टू स्टेट टॉक्स। यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि पत्रकारिता जो जितने गहरे संकट से गुजर रहा है, और जो जिसे हम अपना फोर्थ पिलर कहते हैं, लोगों की दिलचस्पी, लोगों का विश्वास दिन ब दिन घटता जा रहा है उसमें से। और आप ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने कि प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आप अभी तक रेलेवेंट हैं, तो आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो सर प्लीज, पहले तो एक जो पत्रकारिता की जर्नी है, जर्नलिज्म की जर्नी है, कि जो अभी तो हम लोग देख रहे होते हैं, प्रिंट मीडिया के बारे में भी सुना है, लेकिन जहां से आपने सोचा, आपने जिस समय से स्टार्ट किया होगा, सोचा होगा करने का कि मुझे जर्नलिज्म करना है, तो आपके अंदर भी एक यात्रा रही होगी जर्नलिज्म की। तो जर्नलिज्म का थोड़ा सा इतिहास आप बता पाएंगे क्या, कि जो अंग्रेजों के टाइम से किस तरीके से जर्नलिज्म होता था, फिर उसके बाद ही कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ और आप तक पहुंचा? देखिए, अंग्रेजों के समय जाए तो इतिहास बहुत पुराना है। प्रिंट का जब विकास हुआ उस समय से वो गजट करके आता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मशीन बढ़ने लगे वैसे वैसे आया। जहाँ तक हमारा सवाल है, 1974 में एक बिहार आंदोलन हुआ था, जो जयप्रकाश आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। उस आंदोलन में सक्रिय था, और उस सक्रियता में अपनी सूचनाएं साथियों तक पहुंचाने के लिए मूल रूप से लगा कि नहीं, कुछ निकालना चाहिए। तो हम लोगों ने जुल्म का प्रतिकार करके एक टेबलाइड पत्रिका शुरू की। साप्ताहिक अनियमित पत्रिका थी, लेकिन वो चल निकली। उस समय उसको 10 पैसे 15 पैसे में हम लोग बेचते थे। जो लोग मदद करने वाले थे वही लोग खरीदते थे, आमतौर पर दूसरे लोग नहीं खरीदते, या सूचना लेने वाले जो लोग थे वो लोग खरीदते थे। उस समय भी जहां तक मुझे याद है कि आंदोलन की खबरों के साथ पत्रकार बेईमानी करते थे। उस समय भी एजेंसीज के पत्रकार भी, दूसरे पत्रकार भी, कई बार झगड़े भी हुए कि खबरें गलत क्यों छाप रहे हैं, आप मत छापो, ठीक है, लेकिन गलत क्यों छाप रहे हो। तो उसमें लगा कि शायद इसमें कोशिश की जा सकती है पत्रकारिता में। फिर जुल्म का प्रतिकार अपना चलता रहा अपने हिसाब से। 77 आया, 77 आने के बाद में पूरी एक नया युग की शुरुआत हुई। फिर 80 आया तो 80 से एक और दूसरे नए युग की शुरुआत हुई। शादी ब्याह के बाद लगा कि भाई हमको नौकरी करनी चाहिए, तो कॉलेज में नौकरी मिल गई दोनों को, एज ए लेक्चरर। हाँ, तो दोनों नौकरी ज्वाइन कर लिए वहां पे। फिर लगा कि नहीं, हम इसमें खप नहीं सकते हैं, हमारी फितरत के बाहर का चीज है। उसी समय 84 में प्रभात खबर शुरू हो रहा था। 83 में कंसीव किया था इन लोगों ने, 84 जनवरी से शुरू कर दिया था अपॉइंट करने का काम। तो मैं सुदूर गांव का रहने वाला चंपारण का आदमी,
कैसे कैसे खबर मिली तो हम आए और हमारे यहाँ हो गया। तो पत्रकारिता का जो मूल सूत्र हमारे दिमाग में था, वो दिमाग में था कि पत्रकारिता एक मजबूत और मुखर विपक्ष के रूप में काम करती है। इसलिए पूरे पत्रकारिता जीवन में मैंने विपक्ष की रिपोर्टिंग की, कभी सत्ता पक्ष की। जब हमारे पास था, पार्टी बदल गई, चाहे बिहार के समय में जब बिहार एक था उस समय भी, बिहार जब बटा तब भी, तो चीफ रिपोर्टर होते हुए भी मैंने सत्ता पक्ष की रिपोर्टिंग नहीं ली, हमने दूसरे को दे दी। इसलिए कि हमको यह हमेशा संदेह होता था कि कोई इतना मुखरता से विपक्ष की आवाज बनने की कोशिश करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा क्लैरिटी आपसे चाहूंगा कि जो आप बोल रहे हैं सत्ता पक्ष की रिपोर्टिंग और विपक्ष की रिपोर्टिंग, दोनों के बीच का अंतर क्या है? अंतर यह है कि सत्ता पक्ष की रिपोर्टिंग में आदमी थोड़ी असावधानी बरते तो काम चल जाएगा, लेकिन विपक्ष की रिपोर्टिंग में अगर असावधानी बरतेगा तो पूरी की पूरी सच जो है ना सीन से गायब हो जाएगी। तो सच को दिखाने के लिए जरूरी ये है कि कोई मुखरता से उन चीजों को सामने ले आए कि हो क्या रहा है। होता ये है कि हम लोगों को, मुझे कम से कम गलतफहमी नहीं है, लेकिन आमतौर पर गलतफहमी होती है हम ये दिखा रहे हैं सरकार को। सरकार तो देख ही रही होती है, सरकार के पास तो ढेर सारी एजेंसीज हैं। ये हम जो दिखा रहे हैं वह पब्लिक उसको दिखा रही है कि हमने आपको वहां भेजा है यह नहीं करने के लिए, और आप ये क्या कर रहे हैं यह दिखाना है पब्लिक की तरफ से हमको। जो काम आज के दिन में विपक्ष भी सही तरीके से न संसद में न विधानसभा में उठा पा रहा है, तो उसमें लगा कि हमको ये काम करना चाहिए, तो उस काम में हम जुड़े, उस काम में लग गए। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर पहले का, क्योंकि हल्का सा स्लाइडली आप कुछ थोड़ा बता पाए कि पहले जैसे आजादी के पहले अंग्रेजों का टाइम था, अब आजादी आपको थी नहीं, तो उस समय लोग पत्रकारिता मतलब अंग्रेज जो लोग जर्नलिज्म में थे उसके अलावा जो इंडियन लोग जर्नलिज्म कर रहे थे तो किस तरीके से कर रहे थे? देखिए, एक तो मूल्य है, वैल्यूज। मूल्य का मतलब पैसा नहीं है। आदमी के जीवन में, समाज के जीवन में एक मूल्य होता है, वैल्यूज तय करते हैं कि समाज की सभ्यता संस्कृति जो है उससे वैल्यूज बनता है, संस्कृति मूल रूप से उससे सब बनता है। तो वैल्यूज में महाभारत को अगर देखें या महाभारत के पहले भी कुछ होगा, पुराण उल्टे, तो उसमें सच और झूठ है, यानी कि सच झूठ उसी समय से है, ठीक है ना। तो सच झूठ जो है उस समय से, तो कभी झूठ का बोलबाला होता है, कभी सच का बोलबाला होता है। कौन कितने प्रभावी ढंग से अपने विचारों को लगा सकता है, दबाव दे सकता है, लेकिन अंततः देर सवेर जीत अन्याय के होने के बाद भी सच की होती है कि लोग यह कहते हैं कि वो तो अन्याय से जीत गया है। यानी वैल्यूज बना हुआ है। एक बेईमान से बेईमान बाप, भ्रष्ट से भ्रष्ट बाप अपने बेटे को झूठ बोलने पर तमाचा लगाता है। झूठ बोल रहे हो, दिन भर झूठ बोलता है, इसलिए कि सच एक वैल्यू है, ठीक है ना। इसलिए कि सेवा एक वैल्यू है। तो वो वैल्यू जो था वो हमारे दिमाग में था। मेरे पिता किसान थे, हमने उनको देखा था कि कैसे छोटी छोटी चीजों को, जो भी प्रकृति की है उसके प्रति कैसे उनका दया भाव है, समन्वय भाव है। तो वो गुण हमें उनसे बिना बताए ये हमने सीखा कि हाँ, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जो जीव है, दूसरे जीव हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार क्या होगा। इसीलिए आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बता रहे हैं कि एकमात्र हिंदू धर्म है जिस हिंदू धर्म में दुनिया का कोई भी जीव नहीं है जिसकी पूजा नहीं की जाती है। गोबर पूजते हैं हम, कोई धर्म बता दीजिए जहां गोबर पूजा जाता हो, बिना उसके गौरी गणेश नहीं बन सकते हैं। गोबर से कौन बनता है? गौरी गणेश। यह अद्भुत है भाई, क्या महत्ता है इसकी। तो वो वैल्यू समझने की जरूरत है। पत्रकारिता में जो वैल्यू समझ लेगा वो हमेशा मुखर आवाज में विपक्ष की आवाज उठाने की काम करेगा। सत्ता पक्ष में तो है कि आनंद करने के लिए, तो आनंद है वहां, तो आनंद करिए, ये असल चीज है। तो अभी सर जिस तरीके से पत्रकारिता एक संकट के दौर से बोलते हैं कि गुजर रही है, लोगों का कहना अलग अलग है, क्योंकि जो मेरा व्यू पॉइंट हो सकता है वो किसी और का ना हो, लेकिन जो दिख रहा है कि क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। तो वो आप तो बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड में है, तो एक्चुअल में क्या डिग्रेडेशन आया है टाइम के साथ, आपको क्या लगता है? हाँ, डिग्रेडेशन हुआ है। देखिए, समाज में सत्ता भी वैल्यूज को अपने हिसाब से तय करती है। जिस तरह की सत्ता होगी, जिस तरह का माहौल होगा, उसका छाप सब जगह पड़ेगा।
हम लोग सरकारों को कम आंकते हैं, लेकिन सरकारें बच्चे के गर्भ में जाने से लेकर के बच्चे के शमशान, बूढ़े हो जाने पर शमशान जाने तक का सब कुछ वही तय करती है और उससे वैल्यूज बनता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद एक नई दुनिया बनी है कि दुनिया के हर देश एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और हर क्षण में सबकी खबर है हमारे पास। उस खबर में सारे लोग तोप लेकर, बंदूक लेकर, मिसाइल लेकर शांति ढूंढ रहे हैं। शांति कहाँ है, किसी को मिल ही नहीं रही है। शांति एक वैल्यू है। सत्ता में हिंसा एक अनिवार्य तत्व है, लेकिन वैशाली के गणतंत्र को अगर देखें आप, जिसको लोकतंत्र की जननी हम लोग मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जननी है, वहां पर हिंसा न्यूनतम थी। सब लोग मिलकर के अपना विचार करते थे, सारी चीजें बदलती रहती थी। लेकिन वहां भी अम्रपाली खड़ी हो गई, किसी गरीब बाप के बेटी को उठा कर ले गए और आपने नर्तकी बना दिया। तो सत्ता जैसी रहेगी वैसा लगभग समाज बनेगा और वैसा ही पत्रकारिता में लोग आए। कहां से आएंगे पत्रकारिता में? हमने तो कोई डिग्री नहीं ली थी, हम बिना डिग्री के आए। अब जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च करके पढ़ करके आ रहे, तो पहले वो कमाना चाहेगा ना, और जब कमाएगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। जितना पैसा आप लेंगे, जितना प्रकृति से लेंगे, प्रकृति का उतना नुकसान होगा। प्रकृति से उतना ही लीजिए ना जितने की आपकी जरूरत है। तो ये डिग्रेडेशन का काम हमेशा चलता रहा है। अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन होता है, जैसे मैंने कहा ना, कभी सत्य का बोलबाला होता है, कभी झूठ का बोलबाला होता है। तो ये चलता रहेगा, उससे घबराना नहीं चाहिए। एक वक्त आएगा जो आजादी के समय गणेश शंकर विद्यार्थी इस तरह के बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, वो जो अखबार निकालते थे उसमें लिखा रहता था, वो जो बिना वेतन के काम करें, वो जो जेल जाने के लिए हमेशा तैयार रहे, वो जो काले पानी की सजा पाना चाहते हो, वो हमारे यहाँ अखबार में रिपोर्टिंग करने आए। आज के दिन में कौन जाएगा? उसके बावजूद लोग जाते हैं। अगर आज के दिन में कोई जाता नहीं है तो ये माना जाता है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो पहलू पर टिका हुआ है तो माना जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं, इसीलिए वहां टिका हुआ है इतना दिन तक। जितना छलांग लगाइए उतने बड़े तोप हैं आप पत्रकारिता में। अब तो मल्टीनेशनल्स में भी हो गया है, 2 साल बाद 3 साल बाद बदलते रहिए, पैकेज बढ़ता रहे। पैकेज पर व्हाट? ज्यादा पैसा व्हाट? उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना भाई। तो वो कीमत चुका रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। जब समझ में आएगा तब तक समझने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो ये हमारे ध्यान में था, इसलिए हमने इस पर पूरी ईमानदारी और पूरी सतर्कता के साथ पूरे लाइफ में जीवन जिया। पानी मिनिमम खर्च करना है, अपने पर मिनिमम कम से कम खर्च करना है। जबकि हमारे पास साधन है, पत्नी भी नौकरी करती थी, हम भी नौकरी करते थे, दोनों का वेतन था, तो बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं। तो उसमें अपने को न्यूनतम जैसे ले जाइएगा वैसे बिकने की गुंजाइश कम होगी, और जब मैक्सिमम में जाइएगा तब बिकने की गुंजाइश ज्यादा बनेगी। इसमें सर इच्छा वाला भी रोल हो जाता है ना, कि मतलब आप उस तरीके के इंसान रहे कि एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ बैकग्राउंड और ये, लेकिन एक जनरल पर्सन जो इवॉल्व कर रहा है, तो इच्छा तो मूल आधार है, उसको सप्रेस, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि उसको आपको सप्रेस करना होगा। नहीं, सप्रेस करने की हम बात ही नहीं कर रहे, आप चीज को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक्चुअली उसको सप्रेस करना ही नहीं पड़ेगा ना, चीज समझ लेंगे। हमारे पास पानी का अफरात है, कांके डैम के बगल में रहते हैं, हम 20 बाल्टी से नहाते हैं, आधा बाल्टी में नहा लेते हैं, 1 बाल्टी में नहाना धोना कपड़ा साफ करना सारा हो जाता है, इसलिए कि पानी का वैल्यू हमको मालूम है। तो पानी का वैल्यू, हमारा छोटा पोता है कई 4 साल 5 साल का, उसकी टीचर ने एक बार बता दिया तो खाने का कन नहीं छोड़ता है। अगर 1-2 दाना थोड़ा सा एक और बच गया तो बोले दादी खा लो तुम ना, बाबा खा लो, नहीं तो फेंकना नहीं है। बिजली जलती रहेगी तो अपने जाके बुझा देगा, हम नहीं बताया उसको। हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक सॉल्यूशन भी आप इनडायरेक्टली आपने बोल दिया सर, कि अगर एक्चुअल में चेंज, ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए तो शुरुआत वहीं से करनी होगी जो जड़ है। ताकि, क्योंकि अभी जो लोग हैं जिनसे बात करते हैं, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, वो इच्छाओं से विमुक्त हो पाना वो बड़ा मुश्किल काम है। उस लेवल की समझदारी उनके अंदर, लोगों के अंदर नहीं है। वो तो एक रैट रेस में सब लोग दौड़ रहे हैं। देखिए निशांत, आपके माता पिता ने आपका नाम निशान दिया, देने के पीछे कुछ सोचा होगा उन्होंने निशान नाम देने का। उस निशान से आपने अपनी एक पहचान, जो भी पहचान है, पहचान बनाई। लेकिन आप मुझे ये बताइए, या किसी से पूछ करके देखिए, एक अदनंगा फकीर गांधी को, उसको मारने वाले भी आज के दिन पैर छूते हैं, उसकी गाली देने वाले भी आज उसके दिन पैर छूते हैं, एक नंगे फकीर को। लेकिन किसी ये टी शर्ट और बुशर्ट और वो सूट पहनने वाले आदमी का नाम बताइए, कितने लोगों की लोग पूजा करते हैं, कितने लोगों को पैर छूते हैं? क्यों होता है ऐसा?
इसलिए कि समाज को जो दे पाएगा ना, जो दे जाएगा, समाज उसके कर चुकाता है बगैर कहे। समाज को जो गांधी ने दिया, इतना गाली देने के बावजूद गांधी आज भी जिंदा है। और गांधी ने कहा था कि प्रकृति ने हमको इतना दिया है कि हम हर किसी की भूख पूरी हो सकती है, लेकिन किसी एक की लालच पूरी प्रकृति नहीं कर सकती है। जीवन जीने के लिए चाहिए ना चीजें भाई। आप जो काम कर रहे हैं उस जीवन जीने में, आप ये बताइए कि आप दूसरे के साथ थप्पड़ मार के व्यवहार करेंगे, उससे क्या अपेक्षा करते हो? आपको प्रेम करेगा? बिल्कुल। दोनों साथ साथ चलेगा ना। आप जो व्यवहार करें, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरा आपके साथ करे। आपको याद नहीं है, आपको होश नहीं है कि हम कर रहे हैं ये, चूंकि हम दबंग हैं आज के दिन कर रहे हैं, कल वो हमारे साथ भी कोई दबंग मिले तो कर सकता है। एक से दबंग लोग मिलते हैं। बिल्कुल, एक कर्मा का भी फिलॉसफी। बिल्कुल। इसमें सर एक डाइकोटमी भी है, विरोधाभास जो आपने बोला कि महात्मा गांधी, और बिल्कुल, लेकिन उसके साथ वो इंसान भी तो जिंदा हो रहा है जिसने उन्हें मारा था नाथूराम गोडसे। वो तो रहेगा ना, वो तो रहेगा। जिसने मारा वो तो रहेगा ना। मारना तो एक विचार था ना। गांधी एक विचार थे जिसमें जीना था, और मारना एक विचार है। झूठ और सच, सच और झूठ, उसी ढंग से मारना, मरना और उसको बर्दाश्त, ये चलता रहेगा, ये चलेगा। जब तक गांधी रहेंगे तब तक गोडसे नहीं मरेगा। जब तक राम रहेंगे तब तक रावण नहीं मरेगा। राम को मरना होगा तब रावण मरेगा। राम मरेंगे नहीं इसलिए कि वैल्यूज था राम के पास। अब ये सोचिए, कोई राजा जाके जंगल स्वीकार कर लेंगे, हम 14 साल जंगल में रहेंगे, तमाम मनावन के बावजूद वो कहते हैं नहीं हम जंगल में रहेंगे। आज क्या है, आज सिंपल वार्ड कमिश्नर के वो के लिए क्या होता है, मुखिया के लिए क्या होता है, किसी को मार करके हमको बन जाना है। हम राम की पूजा करते, राम से सीखते नहीं है, रामायण से सीखते नहीं है। हमको सीखना है ना भाई। राम किसी को जब मंदिर में आप बिठा देंगे तब सीख नहीं पाएंगे, जब उसके थॉट्स लेके चलेंगे तब आप सीख पाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल, जब उसको जिएंगे। आप देखिए ना, हम ये बहुत बेहतर नहीं हो फिर भी कंपेयर कर रहे हैं। राम एक धोती पहन कर जिंदा ये रहे पूरे के पूरे वो में, गांधी एक धोती आधा धोती पहन कर जिंदा रहा। और समानता देखिए, राम भी सच बोलते थे, गांधी भी सच बोलते थे। गांधी को हम राम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम समानता दे रहे हैं। वही भगत सिंह को देखिए, भगत सिंह और गांधी में एक समानता है कि भगत सिंह भी सच पर अडिग थे। हाँ, मैंने गोली ये बम फोड़ा है। कौन कहेगा बम फोड़ा है भाई? एक बार हुड़कने के बाद पुलिस के लोग होश ठिकाने आ जाते हैं, क्यों कहेगा बम फोड़ा है? नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो सिर्फ समझने से होता है। जीवन की जो फिलॉसफी है, धर्म की जो फिलॉसफी है, समाज की जो फिलॉसफी, उसको सिर्फ समझ लीजिए। कहीं किसी स्कूल में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, ना पढ़ाई होती थी। 2 पढ़ाइयाँ होती थी हमारे जमाने में। एक सत्य हरिश्चंद्र पढ़ाया जाता था किताब, वो बंद हो गया हमको लगता है कि 84 के आसपास पे उसका हटा दिया कोर्स से। एक किताब होती जीवन कला। जीवन कला में एक ये पाठ था, एथेंस का सत्यार्थी। वो जब सत्य देखता है तो अंधा हो जाता है। कौन अंधा होना चाहेगा भाई? कोई चाहेगा अंधा होना? सत्य देख करके अंधा हो जाना? उसको भी हटा दिया गया। अब बहुत सारे पाठ हट रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। तो चीजों सत्य देख करके अंधा होने का क्या मतलब है? हम जो देखते हुए सत्य हो ये जरूरी नहीं है। सत्य देखने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि राम को देख लीजिए सत्य पता चल जाए, गांधी को देख लीजिए सत्य पता चल जाए। गांधी इस धरती पर थे, राम धरती पर लाए गए नहीं। तो वहां अगर समझ ली फिर दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई दिक्कत होगी जीवन जीने में, किसी दूसरे के प्रति व्यवहार करने में, किसी दूसरे के साथ जीने में। दूसरे के साथ कैसे जीते हैं हम? पत्नी के साथ जीते हैं, माँ बाप के जीते हैं, भाई बाप के साथ जीते हैं, बहन के साथ जीते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं। कैसे जीते हैं? उसके साथ एडजस्ट करते हैं अपने को। नहीं, जैसे रेडियो ट्यून करते हैं वैसे अपने को ट्यून करते हैं। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है, चलो घुमा लाते हैं। एडजस्टमेंट हुआ ना भाई? नहीं तो रिएक्ट करेगा, नहीं होगी वो एडजस्टमेंट तो ट्राई नहीं, परिवार नहीं चलेगा। इस टॉपिक पे सर खैर गांधी के बारे में तो आप मतलब घंटों बोल सकते हैं, काफी जानकार आप हैं। और इस टॉपिक पे मैं आना चाह रहा था बाद में, लेकिन इत्तेफाकन पहले बात निकल गई, तो मैं पहले इसी पे बात करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से महात्मा गांधी को लेकर के पर्सपेक्टिव लोगों का टाइम के साथ बदला है, और ऑब्वियसली बात है जनरेशन वाइज बदलता रहता है, लेकिन वो होता तो वही है ना मोस्ट ऑफ द चीज जो हम फीड करते हैं लोगों को। तो अभी आप जितने जानकार हैं, अगर एक 10 साल 12 साल 14 साल का बच्चा है, उसको समझाना हो कि महात्मा गांधी कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत आसान है।
महात्मा गांधी के बारे में उसको बताइए, समझाइए कि महात्मा गांधी कहाँ से खड़ा होकर कहाँ पहुंचे, तो समझ जाएगा महात्मा गांधी क्या थे। एक प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में महात्मा गांधी की तस्वीर लीजिए, उस पर कहानियां बनाइए, कहानियां बना के छुड़ाइए। एक था मोना, एक छोटी सी बहुत पतली सी पत्रिका है, चित्र पत्रिका है, और एक पत्रकार थे हिंदुस्तान में, अहमदुद्दीन ने उसको लिखा था, गांधी के बारे में बताया। तो बच्चों के पास जब बच्चे समझ जाएंगे गांधी क्या था। गांधी को जब गांधी ये मैंने महात्मा नहीं बने थे, बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके भाई ने उनको पीटा। उन्होंने शिकायत की आकर के अपनी माँ से। माँ ने कहा कि तुम भी पीट दो। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, फिर वो हमको पीटेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। नहीं, भाई ने हमको पीट दिया, हम पीटेंगे फिर वो पीटेगा, हम पीटेंगे फिर वो पीटेगा, ये क्रम नहीं। लेकिन हम अगर बर्दाश्त कर लेते हैं तो क्रम रुक जाएगा। भाई को भी लगेगा कि पीट करके वो ये कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। दूसरे की पूरे लाइफ की फिलॉसफी क्या है, करना क्या है। आज हर माता पिता इस बात से खुश है, कोई भगत सिंह नहीं बनाना चाहता, हर कोई इस बात से खुश है कि मेरा बेटे का पैकेज क्या है, कितना कमाता है, और उस कमाने के लिए जो कीमत अदा करता है उसकी जिंदगी छोटी हो जाती है। सोने के लिए सिर्फ पिक्स लेना पड़ता है तब भी नींद नहीं आती है। पैकेज की बात क्यों करते हैं? और वो आपको छोड़कर अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। जिस चीज के लिए बुढ़ापे में और सहारा बनेगा वही गायब हो जाता है। तो ये फिलॉसफी आपने कौन सी फिलॉसफी पढ़ाई उसको, आपने कौन सी फिलॉसफी पढ़ी थी? और किस बात का गर्व करते हैं कि हमारा बेटा विदेश में है और इतना कमा रहा है? क्या करेगा कमा करके? खाएगा? सोना तो नहीं खाएगा, हीरा तो नहीं खाएगा। दुनिया में कोई भी आदमी सोना हीरा नहीं खाता है, खाएगा तो वही अन्न ना। अन्न की फाइन क्वालिटी हो सकती है, लेकिन हम जिस दुनिया में, तो कह रहे हैं कि मिलेट खाओ, मोटा अनाज खाओ जो छोड़ चुके हैं। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को समझना चाहिए, और समझाने से सब कोई समझ जाता है। बच्चे ज्यादा समझते हैं। अब कह रहे हैं 4-5 साल का पोता जो है इतनी आसानी से समझ गया। उसके मैडम ने जब प्ले स्कूल में पढ़ता तो उसकी मैडम ने दिखा करके बताया कोई चीज, इससे क्या नुकसान होता है। उसका होली में रंग खेलने के लिए कितना पानी हमको खर्च करना है, उस पर वो अलर्ट रहता है रंग खेलना है। ये आप सोचिए। तो आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कम्युनिकेट तभी होगा जब आप उसको जी रहे होइएगा। गांधी जी रहे थे उस चीज को, इसलिए वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे। भगत सिंह जी रहे थे इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहे थे। हम क्या है, हम जो कहते हैं उसके ठीक उलट होते हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ये अंतर है। सर फिर से वापस मैं पत्रकारिता पे लौटूंगा। हालांकि आपने मूल रूप से वो बात बोल दी है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और क्या होगा और क्या होता रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब समाज का काम है चलते रहना, वो चलती रहेंगी। चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन है या कुछ है जो कि हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म बहुत ज्यादा चला हुआ है जब से सोशल मीडिया का दौर आया है। तो ये सारे दौर में क्या एक्चुअल मूलभूत चीजें हैं जिस पर कोई फोकस कर सकता है? जैसे कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो तो किसी का गुलाम नहीं है, उसके पास तो अगर वो कर रहा है तो उसका मोटिवेशन है कि मैं करूं ये चीज। भले पैसा तो जरूरत है कि आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए पैसा, लेकिन क्या एथिक्स है जर्नलिज्म का? क्या एक्चुअल में चीज है जो उसको फॉलो करना चाहिए? एक तो यह है कि आप जो भी काम करने जाए, जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहले तो आप समझिए उस रिपोर्टिंग का क्या मायने मतलब है। फिर गांधी को हम कोट कर रहे हैं, गांधी को कोट कर रहे हैं। गांधी ने कहा कुछ भी निर्णय लेने के पहले तुम उस व्यक्ति को ध्यान में रखो जो जिसको तुम जानते हो और जो सबसे निरीह प्राणी तुम्हारी जानकारी में है। तब जो भी निर्णय लोगे उसके खिलाफ नहीं जाएगा और तुम्हारा निर्णय सही होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं इसमें रिस्क बहुत है। रिस्क वहां भी है, कोई मीडिया हाउस किसी पत्रकार के साथ खड़ा नहीं होता है। मैंने अपने 40 साल के रांची के पत्रकारिता जीवन में देखा है कि कैमरामैन का कैमरा छीन लिया गया था, एडिटर ने भी डिनाई कर दिया हम नहीं करेंगे, और हमको जाकर के एसएसपी से कैमरा लौटवाना पड़ा। फोटोग्राफर की भी गलती थी, हमने जाके एसएसपी से लौटवाया, समझा करके लौटवाया। मीडिया हाउस भी नहीं खड़ा होता है, किनारे कर देगा। हर मुफस्सिल के पत्रकार को यह धमकी है, यही दोगे तुम हमको, इससे ज्यादा दोगे तो उसी दिन निकाल देंगे। एक पैसा नहीं देते हैं वेतन उसको, एडवर्टीजमेंट का कोटा बधा हुआ है, इसलिए कि यहाँ जो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ उसको ज्यादा वेतन चाहिए, ज्यादा सुविधाएं चाहिए। तो मूल्य ये होगा कि आप न्यूनतम में बेहतर करके देंगे तो आजकल तो कुछ भी जो है ना पूरी दुनिया में अचानक फैल जाता है। आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके जैसे यूट्यूब में डालेंगे पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, और कुछ लोग होंगे जो बहुत सेंसिटिव होंगे, उस मैसेज को देख करके आपके साथ संपर्क करेंगे और आपको मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे।
लेकिन ये चमत्कार तुरंत नहीं होना है, समय लगता है। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, लेकिन सच के पाँव होते हैं। सच को चलना पड़ता है, झूठ को चलना नहीं पड़ता, झूठ को उड़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता है, उस इंडिपेंडेंट पत्रकारिता में चूंकि पूरी की पूरी पत्रकारिता बदली है। एक तो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार कम होता है, ओपिनियन ज्यादा, विचार ज्यादा होता है, सूचनाएं ज्यादा होती है। सूचनाओं का इतना अंबार है कि आदमी दिमाग खराब कर लेता है, क्या देखे क्या नहीं देखे। मोबाइल में भी वही है, टीवी में भी वही है, अखबार में भी वही है, एनालिसिस नहीं है। पत्रकारिता समाज को एक दिशा में ले भी जाना है, जो आप सही समझ रहे हैं बहुत सही दिशा देनी है, तो आप उसको आत्मसात करके काम करोगे फिर दिक्कत नहीं है। आत्मसात करके नहीं करोगे तो वही पैकेज की तरफ जाना होगा। इसलिए कि सब खुश हैं, सबको ज्यादा वेतन मिल रहा है, ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। सर आपने जो बोला वहीं से एक क्वेश्चन आया माइंड में कि अगर किसी जर्नलिस्ट को ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करना है, मीडिया हाउस के अंदर में करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो देखिए, उसमें एडिटर और ये डिप्टी चीफ जो होता है, न्यूज एडिटर होता है, चीफ रिपोर्टर होता है, ये सारे लोगों का अपना बना हुआ है सिस्टम बना है। उस सिस्टम में जाना पड़ता है। उस सिस्टम में आमतौर पर ब्रेकिंग के लिए एडिटर से परमिशन लेना पड़ता है। आमतौर पर एडिटर से परमिशन लिए बगैर नहीं करते हैं। एडिटर देखते हैं कि हमारे मीडिया हाउस का कितना नुकसान हो सकता है, कितना भला हो सकता है, उसमें उसके हिसाब से रिस्क देते हैं। जैसे एक बड़े अखबार पर कुछ दिनों पहले रेड हो गया था, उस अखबार ने बहुत काम किया, अभी भी बहुत तथ्यात्मक खबरें देता है। रेड हो गया, उसके बाद में शांत हो गया, फिर इधर देख रहे हैं कि फिर इधर लगा कि उन लोगों को एक नए सिरे से समा बांधने की जरूरत है, फिर नए सिरे से समा बांध रहे हैं। ये चलता रहता है। यानी कि पिता अगर एक्सपेक्ट करेगा कि हम दारू पीते हुए बच्चों को बिना दारू के चले, तो नहीं चलेगा। वो अपने दारू पिएगा तो बच्चे दारू पिएंगे ही पिएंगे, छुप करके पिएंगे जब तक उनको नहीं है। फिर कहेंगे हम लोग साथ में पापा बैठते हैं, साथ में पीते हैं, नहीं। तो ये अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमारा लिमिटेशंस क्या, हम कितना दूर तक जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं, कल आप क्या रेड हो सकता है, यह बात आपने क्यों दी, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। एक तो समूह के साथ आप जुड़े हुए नहीं है। जो समूह समाज की मुख्य धारा में है, जो कर सकता है, उसको सिर्फ अपने पैकेज से मतलब है। तो कोई एक टीम ऐसी बने, जैसे वायर के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इस तरह कई पत्रकारिता कई ये है छोटी मोटी चीजें कि उसके साथ तो जुड़े हुए हैं। आज के दिन में कोई अखबार किसी मित्र को या किसी स्टूडेंट को हमको कहने में दिक्कत होती है, ये अखबार पढ़ लो, ये है, इसलिए कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि इसको कहें, और कहने के बाद जब क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन का हमारे पास, लेकिन कल को था जब हम बता देते ये अखबार पढ़ लो, दसियों नाम थे जुबान पे। बिल्कुल वही, अभी तो बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस है उसमें खबर के नाम पे चैनल देख पाना, जैसे हमारे कुछ एज ग्रुप के लोग हैं, ये मैं मतलब जो रेगुलर बात करता हूँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि टीवी देखना छोड़ चुके हैं। जो हमारे जनरेशन और उसके बाद के लोग हैं, शायद कुछ लोग देख रहे होंगे पता नहीं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट जो टीवी के ही थे और फिर यूट्यूब में कर रहे हैं, उन्हीं को ही लोग देख रहे हैं अभी, जो हम लोग के जनरेशन या उसके बाद के हैं। तो क्रेडिबिलिटी तो अमूमन हम मीडिएशन करते हैं। आज मीडिएशन में एडवोकेट ने आकर क्या होता है कि आप पर्सनल साइंस न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हम बोले कि आप ये बात करने के लिए आए कि अपने क्लाइंट के लिए आए, बता 1 घंटे उन्होंने इस पर हमसे गपशप किया कि भगवान है कि नहीं और क्या है नहीं है। हम बोले देखिए ये काम हम करने नहीं आए, इसके लिए अलग से समय लीजिएगा, है ना। ये है सर। थोड़ा सा एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो 1974 साल है वहां पे मैं पहले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा है जो 1974 का जो मूवमेंट था। तो सर पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ उसके बारे में बता पाए कि क्या था एग्जैक्टली वो मूवमेंट, कैसे स्टार्ट हुआ था और आप लोग कैसे जुड़ पाए थे? देखिए, आजादी के आंदोलन को हमको लगता है कि 47 से अगर जोड़ लीजिए कितना साल, 20-25 साल ही हुए थे 74 आने में। तो उस समय एक वैल्यूज था, अपेक्षाएं थी सरकार से कि सरकार सबके लिए बेहतर करेगी। वो अपेक्षाएं दिन ब दिन टूटने लगी। इस बीच में जो स्वतंत्रता सेनानी उस जमाने के हुआ करते थे, उनको ये बात बहुत अखड़ रहा था कि हमको इसके लिए इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी। और उसके बाद में है सरकार जो डिलीवर कर रही है वो सही डिलीवर नहीं कर रही है। तो इसको लेकर पहले तो जो होता था चिट्ठियां जाती, चिट्ठियों का जवाब आता, बाद में चिट्ठियों का जवाब आना भी बंद हो गया।
इस बीच में कंट्रोल खत्म हुआ तो महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई बढ़ने लगी तो महंगाई का असर हॉस्टल में भी पड़ने लगा, किताब कॉपी पर भी पड़ने लगा। तब स्टूडेंट्स यूनियन ने सोचा, पॉलिटिक्स थी वहाँ पर, उन लोगों ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। जो विपक्ष के पार्टियों के ट्रेड यूनियन, ये स्टूडेंट यूनियन थे, उन लोगों ने, इस बीच में ट्रेड यूनियन ने भी सोचा कुछ करना चाहिए, बिना जनता के तो कुछ होगा नहीं। इसी बीच में जयप्रकाश जी ने एक ये लिखा यूथ फॉर डेमोक्रेसी, जिसको लेकर गुजरात में बहुत चर्चा हुई और गुजरात में एक आंदोलन शुरू हुआ, नवनिर्माण आंदोलन बोलते हैं उसको। तो उसी नवनिर्माण आंदोलन की प्रेरणा से पटना में तय हुआ, बनारस के भी कुछ छात्र आए थे, पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र यूनियन था वहां पर, कि हम लोगों को सरकार को घेरना चाहिए, सरकार के समक्ष प्रदर्शन करने चाहिए, इन सब चीजों को दाम घटाए। तो 18 मार्च 74 तय हुआ कि हम लोग सरकार को घेरते जाएंगे। जब इस तरह की जुलूस रैली होती है तो उसमें लुम्पेन घुस जाते हैं, घुस गए उन लोग, गोली चली, और गोली चलने के बाद में अब क्या हो, कर्फ्यू लग गया। जितना गुस्सा था, जितना उत्साह था, सब टूट गया। जयप्रकाश जी के पास लोग गए, 8-10 लोग, कि आप आंदोलन का नेतृत्व करिए और आप आइए। जयप्रकाश जी ने कहा कि हम करेंगे, लेकिन बंद कमरे में हम लोग सारे लोग मिलकर बैठ के तय करेंगे, जो तय करेंगे उससे डिविएट नहीं करने का तुम बात करोगे तो हम आने के लिए तैयार हैं। तैयार हुए। उस समय भी अखबार, सत्ता के समर्थक ज्यादा थे, सत्ता के विपक्ष। बंद कमरे वाला आपने बोला, हाँ। तो उस बंद कमरे, मतलब उतना बड़ा जनसमूह तो बंद कमरे में नहीं आ सकता था, तो 15-20 लोग, लालू प्रसाद थे, ये वशिष्ठ नारायण सिंह थे, भवेश जी थे, शिवानंद तिवारी थे, अभी तो सब नाम हमको याद भी नहीं आ रहा है तुरंत। तो इस तरह के कुछ लोग थे जो लोग जाकर के उनसे, सुशील मोदी थे, सब लोग जाकर के मिले कि भाई ऐसा ऐसा है, इसमें कुछ होना चाहिए। फिर वहां जयप्रकाश जी ने कहा, तो उसी समय जो गोली चली तो हमको लगी ये तो बहुत खराब बात है। बेतिया में 16 मार्च को गोली चल गई थी, 2 दिन पहले। AISF के एक नेता गए, और चूंकि उन सब लोगों ने तय कर लिया था, कांग्रेस और CPI ने, कि हमको इस आंदोलन को नहीं चलने देना है, खत्म कर देना है, तो वहां जाकर उन्होंने गोली चलवा दी। और जो गोली चली उससे 18 मार्च कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जब चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं या बननी शुरू होती हैं तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो उस गोली चलने के, कर्फ्यू लगने के बाद भी वहां अनशन शुरू हुआ, सब जगह अनशन शुरू हुआ, चीजें बन गई। और हमको लगा कि हमारी एक भूमिका है, हमको भी लगना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होना चाहिए, कुछ करना चाहिए इस गोली चलने के खिलाफ। फिर धीरे धीरे जुड़ता चला गया। तो जुड़ने के बाद मतलब वो आंदोलन कैसे आगे प्रोग्रेशन, वो सफल आंदोलन रहा, सत्ता परिवर्तन ही आंदोलन की सफलता में 2-3 चीजें मैं बताऊं। उस समय 3 गीत के मुखरे की मैं चर्चा करूंगा। 5 जून 74 को जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति की घोषणा की, संपूर्ण क्रांति में उन्होंने कहा कि हर चीज बदलेगी। संपूर्ण क्रांति का मतलब वैचारिक क्रांति भी होगी, नैतिक क्रांति भी होगी, सामाजिक क्रांति भी होगी, आर्थिक क्रांति भी होगी, सब चीजें बदलेंगी। तो जात पात छोड़ना पड़ेगा, उसके निशान भी छोड़ने पड़ेंगे। तो एक मुखड़ा है उसका, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। वहीं बहुत सारे लोगों ने अपना जनेऊ तोड़ा, टीका मिटाया, उसमें से एक आप थे, मैं भी था। तो एक असर पड़ा कि हाँ भाई, हमको उसके पहले एक वो था, वो मैं बताना चाहूंगा, वो जरूरी है, रिलेवेंट होगा। स्कूल में पढ़ता था, पिताजी मैंने, हम लोग जो रहते थे वहां ऊपर बरामदे में कोई चढ़ के नहीं जा सकता था, चप्पल पहनना तो पिताजी के सामने संभव नहीं था। कुआं एकमात्र था जिससे पूरे गांव का पानी चलता था। हम लोग नहा रहे हैं कुआं पर, काम कर रहे हैं, तो वहां कोई दूसरा नहीं जा सकता था। छुआछूत था, लेकिन उससे नफरत नहीं थी। छुआछूत होने के बाद नफरत नहीं थी, और उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं था। तो ये हमको समझ नहीं आता, छुआ कैसे जाता है, कोई चीज छुआ कैसे जाता है। तो हमने 4 SCs के लोगों को लेकर के, जो हमारे क्लासमेट थे, एक ऐसा जगह जो था, जो लोगों के सामने गुजरे, वहां बैठ के भूजा खाने लगा। तो जो 4 लड़के हमारे साथ बैठे हुए थे, उसके पिताजी हमारे हलवाहा थे। वो देखे कि अरे वो गुजर रहे थे उधर से, अरे क्या कर रहे हो तुम, बाप के साथ बैठ के वो कर रहे हो। पीटते हुए अपने बच्चों को लेकर जाके मेरे पिताजी से उन्होंने शिकायत कर दी। माँ एकदम हंगामा मचा दी। घर गए, पिताजी ने पूछा कि ऐसा ऐसा, बोले हाँ है। क्यों ऐसा कर रहे थे? बोले देख रहे थे छुआने से क्या होता है, थाली में तो कुछ नहीं हुआ है, हमको भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माँ बोली नहीं, न तुमको घुसने देंगे न थाली घुसने देंगे। बाबूजी समझा, जाके थोड़ी बात बनी, और उसके बाद से कुएं पर अलाउ हो गया सबको, कोई भी कुएं पर आकर नहा सकता है, पानी ले सकता है। हम लोग नहा रहे हैं तब भी।
तो ये छुआछूत के प्रति जो है हमारे दिमाग में पहले से वहां से चीजें चली थी, मैंने जो असमानता है उस असमानता को लेकर के, हिंदू मुसलमान की वो असमानता उस समय वहां नहीं थी। मतलब काफी पहले से वो चेतना थी हमारे दिमाग में, उस चेतना की वजह से हमको लगता है कि वहां आने से लगा कि हाँ ये सब करना चाहिए। अभी 1974 का जिक्र करते हुए मैं आना वही चाहता था, लेकिन एक सीरियल वे में आना चाहता था टेम्पो के साथ। आपने खुद ही नाम ले लिया उन इंसान का जो एक बड़े नेता हैं और वो उस आंदोलन में से निकले हुए थे। तो एक तो ऐसा कि बहुत सारे लोग वहां से निकले, बड़े बड़े नेता बने। तो मैं वाहिद अब पत्रकार से मिल रहा हूँ जो बड़े मूवमेंट से निकलकर जिन्होंने एक अलग रास्ता इख्तियार किया पत्रकारिता का, और बहुत खुशी भी होती है देखने जब मैं देखता हूँ। और एक एग्जाम्पल भी है क्योंकि मैं साक्षी हूँ इस चीज का। मैं बोल रहा हूँ कि आपने जिन मूल्यों को उस समय अपने अंदर समाहित किया, उस आंदोलन के मूल्यों को, अभी तक आप उसको लेकर के चल रहे हैं, जो कि बहुत रेयर है ये चीज देख पाना। तो सर लालू प्रसाद जी का आपने जिक्र किया, वहां से निकले और बिल्कुल करिस्मेटिक लीडर की तरह निकले थे। लोग मतलब वैसे देखते थे, और लोगों से बात मैं करता हूँ तो लोग ऐसे देखते थे कि ये बदल देगा सब कुछ। और फिर उस इंसान पर आगे चल करके मतलब इतने तोहमत, इवन मतलब जिस इस तरह का घोटाला, चारा घोटाला, इसका आरोप लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस घोटाले का पर्दाफाश करने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सर इस केस के बारे में ना थोड़ा डिटेल से और शुरू से बताइए। देखिए, लालू प्रसाद जी के पहले से ये घोटाला चल रहा था। अच्छा, यूं कहें कि जगन्नाथ मिश्रा के समय से घोटाला चल रहा था तो गलत नहीं होगा, इसलिए केस में उनका भी नाम, हाँ, वो भी जेल गए थे, वो भी जेल गए, सजा पाए थे। यहाँ जो गिरोह बना था, जगन्नाथ मिश्रा ने गिरोह बनाया था। तो सत्ता में जो रहता है ना, भ्रष्ट आदमी उसके साथ हमेशा हो जाता है, इसलिए कि सत्ता से मलाई तो वहीं से मिलेगी, पैसा तो वहीं से मिलेगा। तो वहां उनके साथ हो गए थे और फिर लालू प्रसाद के पास शिफ्ट कर गए। ये अंतर है। तो हम यहाँ आए तो हमको कुछ नहीं पता था। 1984 में जब अखबार शुरू किया हमने, तो हमारे यहाँ एडवर्टीजमेंट में थे, जो बाद में जाकर के वो क्या नाम है, हिंदुस्तान अखबार में एडवर्टीजमेंट के जीएम बने थे अभय सिन्हा। तो 85 में वो हमारे पास अपने एक परिचित लड़की को लेकर के आए कि इसके पिताजी रीजनल डायरेक्टर हुआ करते, कोई लकड़ा, नाम हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, रीजनल डायरेक्टर थे, कि उनको 3 साल से सस्पेंड किया हुआ है, न सस्पेंशन रिवोक हो रहा है और नहीं उनके खिलाफ जांच पूरी हो रही है। इस पर कोई खबर बन सकती है क्या? मतलब खबर तो पूरा कागज वगैरह पढ़ने के बाद देखें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बाद पता करते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो उसमें जो हमको हो सकता है संभव कुछ लोगों से बात करके लगा कि नहीं, ये तो अन्याय है, इसलिए कि 90 दिन के अंदर आपको जांच की कार्रवाई पूरी कर देनी है, जांच का रिपोर्ट दे देना है। और उस आदमी को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, यानी लगभग 4 ग्रेड नीचे, उसको प्रभार दे दिया था रीजनल डायरेक्टर का, जो गिरोह का सरगना था एसवी सिन्हा। तो हमको लगा नहीं, ये तो बात है भाई, यही रुकवाए हुए है। फिर और लोगों से मिले जुले, ताकि पता चला कि हाँ सही है। तो हमने 85 में, हमको लगता मार्च, करीब मार्च होगा, होली के आसपास का समय था, तो हमने एडिटर से बात की कि हमारे पास ये खबर है। करीब 1 घंटे डिस्कशन किया, सर विनोद हुआ करते थे सब बात करते, पहले एडिटर। उन्होंने कहा ठीक है, तुम बना करके हमको दे दो, और खबर दूसरे दिन से छपने शुरू हो गई फर्स्ट पेज में। मतलब आप पहले इंसान थे जो जिन्होंने चारा घोटाला के ऊपर कोई कवरेज किया? ये हम नहीं बता सकते, हम जो जानते हैं उतना ही बार बता, उसके पहले किसी ने कवर किया तो नहीं किया तो ये हमको नहीं पता है। तो हमारे चीफ रिपोर्टर थे, वो आए नेक्स्ट डे और हम पर बिगड़ गए, कैसे खबर छाप दी आपने, हमने तो पशुपालन विभाग का बाइकाट कर रखा है। उनका भाई किसी करप्ट डिपार्टमेंट का बाइकाट कैसे करने की कौन सी पत्रकारिता है, हम उस समय ट्रेनी थे। बोले कि अब आप चीफ रिपोर्टर को सिखाइएगा क्या करना है नहीं करना है, कल से नहीं छपेगा। हम बोले भाई आप तो एडिटर से बात कर लीजिए, खबर तो वो छाप रहे हैं, आप वो एडिटर से बात करिए। वो मैं आपको कह रहा हूँ खबर नहीं छपेगी, यानी तो फिर आप समझिएगा। नेक्स्ट डे फिर खबर छपी, फिर वो शुरू हो गया, कैसे छप गई। हम जाके एडिटर को बता दिए भाई ऐसा ऐसा है। बुला के उन्होंने डांट लगाई कि तुम कौन होते हो भाई, जब खबर हमारे यहाँ से रिलीज हो रही है, तुम क्यों वैसे रोक रहे हो, ठोक रहे हो। फिर रांची एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे, उन्होंने रास्ते में घेर लिया हमको, एक पीटीआई के रिपोर्टर थे, उन्होंने रास्ते में घेर लिया हमको, कैसे खबर छाप रहे हैं आप। तब हमको लगा इसके अंदर कुछ है।
ये प्रभात खबर शुरू ही हुआ था और उस समय मैनेजमेंट में लड़ाई हो गई थी, जो मालिकाना लोग थे, तो अखबार ढंग से चल नहीं पा रहा था। लेकिन उस समय अखबार में किसी भी छपे हुए रिपोर्ट पर कवरेजेस लेती थी सरकार, डिपार्टमेंट। ये लोग का गिरोह इतना मजबूत था कि लोगों ने सब जगह अपना आदमी बिठा रखा था जो चीजों को नहीं जाने देता था। तो 3-4 महीने के बाद वो जो रीजनल डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, इसमें कुछ हो कैसे ताकि हमारा सस्पेंशन रिवोक हो, अब तो रिटायर करने वाले हैं हम, रिवोक हो और हमको सरकार से जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है वो मिले। हम बोले ऐसा करिए कि अब एक काम करिए, आप मेरी खबर का कटिंग्स ले लीजिए, अपने कागज ले लीजिए, और अरुण रंजन जी हैं नवभारत टाइम्स के समय रिपोर्टर हुआ करते थे पटना में, उनके पास चले जाइए, अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र शायद शुरू होने वाला था, उनको दीजिए, जरूरत पड़ेगा बात भी करा दीजिएगा। तो लेके गए, दिए सब, उन्होंने रिपोर्ट छापी नवभारत टाइम्स में, एक्सप्रेस छपी, मानसून सत्र चल रहा था, हंगामा हो गया। बीसी दुबे से मुख्यमंत्री थे, A to Z उन्होंने आश्वासन दिया, A to Z जो दक्षिण बिहार के लोग थे उनको नॉर्थ बिहार ट्रांसफर कर दिया गया और नॉर्थ बिहार के लोगों को यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, और जांच का जिम्मा हजारीबाग में उस समय कमिश्नर थे केवी सक्सेना, उनको दे दिया गया कि आप जांच करिए इसमें। लेकिन जांच का आदेश उन तक नहीं पहुंचा, केवी सक्सेना तक नहीं पहुंचा, हमारे तक पहुंच गया, उन तक नहीं पहुंचा। केवी सक्सेना को हमने फोन किया, उन्होंने कहा सुना तो हमने भी है लेकिन कोई कागज नहीं आया है, इसलिए मैं ऑथेंटिक कुछ नहीं बता सकता हूं। इस बीच में उन लोगों ने पैसा देके मैनेज कर लिया मुख्यमंत्री को ही, और मुख्यमंत्री को मैनेज करने के बाद जो है ट्रांसफर रुक गया, और जांच का आदेश जो केवी सक्सेना को था उसको बदल करके दक्षिण बिहार के कमिश्नर थे नरेंद्र पाल सिंह, एनपी सिंह, उनको बना दिया गया। तो वो चिट्ठी, लोग इतने खुश हो गए, इतने उत्साह में थे कि वो चिट्ठी जो केवी सक्सेना को नहीं जानी चाहिए थी, वो केवी सक्सेना की चिट्ठी चली गई। तो केवी सक्सेना ने वहां से हमको फोन किया, उस वक्त लैंडलाइन का जमाना हुआ करता था, तो क्या हुआ, तो बोले देखिए ना वो तो चिट्ठी नहीं मिली, ये चिट्ठी आई है, इसलिए आपकी खबर की पुष्टि होती है, इस पर लगे रहिए लेकिन सावधान रहिएगा, बहुत खतरनाक लोग हैं। करते रहे। बाद में समय बदला, लालू प्रसाद जी आए, लालू प्रसाद जी के यहाँ सब लोग सरेंडर कर गए, सत्ता चूंकि उनके हो गई थी, सबके सब लोग वहां चले गए। और लालू प्रसाद जी जहां से आए थे वो भी समाजवादी खेमे से ही आए थे, समाजवादी विजय सभा हुआ करता, सोशलिस्ट पार्टी का यूथ विंग था, स्टूडेंट विंग था, वहां से आए थे। लेकिन आंदोलन और आंदोलन से निकलने के बाद एक ही ख्वाहिश थी कि राम लखन सिंह कैसे बन सकते हैं। राम लखन सिंह उस समय राजभोग के सबसे बड़े नेता थे और सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे। उनके दिमाग में एकमात्र बात थी कि हमको उनके समझ पॉलिटिक्स में थे। राम लखन सिंह मिनिस्टर थे, एमएलए थे, बहुत बड़े वो थे, वही बनना, वही उनका आदर्श थे। जेपी आदर्श नहीं रहे, बाकी कोई आदर्श नहीं रहा। तो वहां से आए से एक्सपेक्टेशन हमारा उस समय भी नहीं था, इसलिए कि मूवमेंट के दौरान भी हम देख चुके थे, मूवमेंट के बाद भी देख चुके थे कि इस आदमी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन उस आदमी ने एक काम किया, गरीब गुरबों को जगाया, पढ़ना लिखना सीखो, या भैंस चराने वालों, या बकरी चराने, ये काम उन्होंने किया। भूख तो जगा दी लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं की। भूख जगी तो समाज में लड़ाई शुरू हो गई। आपको खाने की व्यवस्था भी करनी थी ना, आरक्षण भी दिलवा दिया, लेकिन आरक्षण से नौकरी नहीं मिली। तब नौकरी के लिए आप देख ही रहे कि रेल में बहाली के लिए घूस लेकर के बहाली की गई और मंत्री बनाने तक के लिए पैसे लिए गए। खबरें आ रही इस पर कि अभी उन पर मामला चल रहा है सीबीआई का। तो आदमी अगर मूल्यों को समझ करके वहां टिके नहीं रहता है तो आदमी में गिरावट हो सकती है। शायद आदमी एकमात्र जीव है कि कभी भी उसमें गिरावट आ सकती है, कभी भी। लेकिन जो मूल्यों को समझ के चलने की कोशिश करेगा तो जो दबाव आएगा उस दबाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पहले से चलता आ रहा था, लालू जी ने इसे टेक ओवर कर लिया और आगे बढ़ा दिया। उस समय ये हुआ ना, उस समय खतरनाक स्थिति ये हो गई कि बजट के लिए पैसा नहीं रह गया। इतने बड़े पैमाने पर लूट होती थी कि पहली बार बिहार में और अंतिम बार ये लागू हुआ कि बजट के 8% बचाए जाएंगे ताकि रिजर्व बैंक को हम लोग दे सके, ताकि हम लोग लोन ले सके। रिजर्व बैंक ने मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे, है ना। तब उनको लगा कि नहीं, अब ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। और उसके बाद में सीबीआई और केस हुआ, सीबीआई आई और ये हुआ वो अलग कहानी है। तो उसके बाद फिर सर आगे की कवरेज, मतलब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर या फिर इस तरह? अब देखिए वो सब कहानी बताएंगे तो उसमें लोगों को लगेगा कि हम पर
वो अपने आप को बड़ा करने के लिए वो सब नहीं, ये तो हम लोग मतलब नहीं, मैं जानता हूं तो सामान्य चीज है कि जब इस तरह की चीजें आप छापेंगे, जान की भी धमकी मिलेगी, पैसे की का भी लालच मिलेगा। उस समय सिर्फ इसलिए कि वो एक कहानी है, इसलिए सब लोग थोड़ा मजा भी आएगा। एक आदमी आया, हमारा जो इन्फॉर्मर था वही आया, वो भी पशुपालन विभाग का था, कि एक आदमी बाहर खड़े हैं, थोड़ा आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट देने वाले हैं आपको। लेकिन हमको संदेह हुआ कुछ, तो हमारा एक गार्ड था पलामू का, अमरजीत, तो अमरजीत पहलवान टाइप का आदमी था। हम बोले देखो आधे घंटे में अगर हम नहीं लौटे तो प्रेस में खबर कर देना कि ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद में लोग खोज लेंगे हमको। क्या है भाई बताइए? तो हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं युवराज में। तो हम लोग युवराज में, आप हमारे पास आए तो युवराज में चाय पिलाने की औकात तो हमारी नहीं है, बगल में जो प्रॉपर्टी है वहां पर हम पिला सकते हैं आपको। तो नहीं नहीं चलिए हम पिला। हमने क्यों पिलाइएगा भाई, पहली बार आप हमसे मिल रहे हैं, हमारे यहाँ आए हैं, तो आप क्यों चाय पिलाइएगा? चलिए आप ही पिलाइएगा। तो यहाँ नहीं, वहाँ बगल में दुकान है, खोरहा टोली में, कांटा टोली के पहले एक पुल है, वहीं पर एक होटल हुआ करता था, वहां गए हम लोग। तो उन्होंने चाय का, वो बोला कि चाय का ऑर्डर दे करके आओ, स्पेशल चाय बनाने के लिए। और एक उनके पास नया नया शुरू हुआ था ओडसी का, ये क्या नाम है, VIP का ब्रीफकेस, तो वो खोलते थे बंद करते थे, गड्डी रखी हुई थी नोटों की उसमें। बोली कहाँ से आए हैं? हम बताए कि यहाँ से आए हैं। तो क्या करिएगा, दुनिया में हर कोई पैसा कमाने आया है, क्यों छाप रहे हैं? आपको क्या फायदा हो रहा है उससे अच्छा पैसा छापिए, क्यों कर रहे हैं? वो बोलेगा भाई हम काम ही, वो नौकरी वही करते हैं छापने का, इसलिए कर रहे हैं। तो हमको अपना काम कर दिया, आप अपना काम करिए। तो बोले कि आप नहीं रुकवा पाए कुछ, ट्रांसफर भी हम लोग रुकवा लिए, कोई सही चल रहा है सारा कुछ, तो ये आपके लिए है। 1.5 लाख रुपया लेकर के आए, बोलिए आपको और क्या चाहिए, कितना चाहिए? बोले लेकिन हम करेंगे क्या पैसे का? ईयर था 90 नहीं 86 होगा या 87 होगा। तो नाम नहीं रखेंगे, बेचारे मर गए तो नाम लेना उचित नहीं है। तो हमने कहा कि देखिए हम ले जाएंगे तो पत्नी हमको मारेगी, कहाँ से इतना पैसा लेके आए, जेपी मूवमेंट से निकल करके आए और आप इधर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए हमको बकस दीजिए, पैसा लेकर आप वापस जाइए। तो उनका डायलॉग था, अंतिम डायलॉग जो था, अंतिम डायलॉग यही था कि दुनिया में हर कोई पैसे के आगे बिक जाता है, कोई आदमी नहीं है जो पैसे के आगे नहीं बिकता हो, हम भी देखेंगे। बहुत नमस्ते, चाय का पैसा पेमेंट किए निकाल गए। ये दौर भी आया है। अब 85 में अगर 1.5 लाख रुपया था और देने की बात करते आप अंदाजा कर सकते हैं, अभी तो बेच देना बहुत आसान था। अभी के हिसाब से तो कम से कम 10 करोड़ के बहुत आसान था ना, कुछ नहीं था, बहुत आसानी से हम बिक जाते थे। हमारे पास भी ढेर सारी गाड़ियां होती, एक महल होता, लेकिन इस महल में हम शांति से जी पाते क्या, इस गर्व के साथ जी पाते क्या? ये लेकिन एक चैलेंज है सर, ये मतलब आप बोल रहे हो कि इतना, क्योंकि आप तो निकले हो, आपके लिए आदर्श गांधी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, लेकिन ये तो चुनिंदा लोग हैं कि जो ना बिके पैसे के लिए। ये जैसे समाज, मतलब आप तो एक्चुअल में आदर्श हैं कि लोग शायद एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं जो कि यकीन ना करें बोलने पे कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ये एक्चुअल में सही बात है और हम लोग तो साक्षी हैं इस चीज के। तो ये, लेकिन जनरल लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि करप्शन तो हर जगह व्याप्त है, वो चाहे पत्रकारिता हो या कहीं भी हो। लेकिन कैसे इंसान अपने आप को रोक सकता है इस चीज से कि इवन आपको अच्छी सैलरी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं और ज्यादा पैसा, कहीं और से दूसरा इनकम सोर्स क्रिएट हो, कहीं से भी आ रहा है, तो इसके ऊपर कैसे लगाम लगा सकता है इंसान अपने अनुभव के आधार पर कुछ? देखिए गुरु नानक की एक कहानी है। गुरु नानक आपने भी सुनी होगी, रोटी, गरीब के यहाँ रोटी उन्होंने ली तो उससे दूध निकल रहा था, और अमीर के यहाँ ली तो उससे खून निकल रहा था। ये सब पढ़ने से होता है। पढ़ने से जेहन में चीजें आती हैं और जेहन में बराबर मंथन चलता रहता है। उस मंथन से आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। जैसे शंकर ने विष पी लिया, लेकिन विष को गले में रोक लिया। आज शंकर की पूजा इसीलिए होती है कि उन्होंने सबके लिए विष पी लिया। नहीं, हम पूजा कराने के लिए, हम अपने लिए कि हम सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं, पैसा लेकर हम नहीं सो सकते हैं। हम अकबका जाते हैं ज्यादा पैसा देख करके, पॉकेट में हमारे आमतौर पर पैसा नहीं रहता है, आमतौर पर नहीं रहता है। कभी कोई जरूरत पड़ जाए, रखते ही नहीं है। कई बार लोगों ने कहा, पत्नी ने भी कहा कि कुछ तो पैसा रख के क्या करेंगे, कुछ देखेंगे तो लालच होगा खरीदने के लिए, खरीद लेंगे तो पता चलेगा। मतलब किताब खरीदने के लिए जरूर हम पैसा लेके जाते हैं, किताब खरीदना है, मैगजीन खरीदना है, वो रेगुलर फीचर में हमारे, वो खरीदते हैं। बाकी चीजें पत्नी को छोड़ दिया, जो कपड़ा खरीदना है, जो खरीदना है वो आप सोचिए, देखिए, हमको नहीं कुछ करना है। बच्चे अब देख रहे हैं कि बच्चे क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो जानते हैं कि लिमिटेड है इनका नीड, इसलिए वहां भी वो लोग भी निश्चिंत है कि नहीं कुछ नहीं चाहिए।
आपने बिल्कुल आइडियलिस्टिक लाइफ जी, कि जो मतलब वो बोला जा सकता है कि हाँ इस तरीके की लाइफ आपको लीड करनी चाहिए, इस तरीके से आपको अपना प्रोफेशन को जस्टिफाई करना चाहिए। ये तो सर अब एग्जाम्पल है, लेकिन अभी के टाइम में बहुत मुश्किल है कि लोगों को ऐसे ढूंढ पाना या बता पाना। अगर गलती से भी किसी का चक्कर सरकारी ऑफिस का चक्कर लग गया या कहीं का, तो उसे ऐसा लगता है कि कितना बुरा कर्म उसने किया हुआ है कि वो फंस गया छोटे छोटे काम के लिए, इतने हैवी हैवी रकम और उसके बाद भी इतना आप चक्कर काटते रहे। तो समाज में जिस तरीके से गुथा हुआ है ये करप्शन का जहर, ये तो मतलब एक बार इंसान इसके चक्कर में फंसे तो फिर उसको रियलाइज। देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि बहन की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो हम अपनी हैसियत से ज्यादा का लड़का खोजते हैं। उसके लिए हमको ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन हम अपनी शादी करने में कोई कंपल्सन नहीं है कि हम दहेज लें। यहां तो अपने कंट्रोल कर सकते हैं भाई, नहीं बिल्कुल ये हमारे कंट्रोल में। ऑफिसेज में हमको अपना काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हम पैसा लेने में तो अपना कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम घूस नहीं लेंगे, देना हमारी मजबूरी है। उसके बगैर हमारे घर में पाइपलाइन नहीं आएगा, पानी नहीं पी सकते हैं। उसके बगैर बिजली मीटर ठीक नहीं होगा, कोई उपाय नहीं है। उसके लिए लड़ने का समूह हो सकता है, लड़ सकता है, लेकिन लड़ना इतना आसान होता नहीं है। तो जहां मजबूरी है कि देना है, लेकिन हम लेंगे नहीं, ये एक सिद्धांत तो बना सकते हैं, हम नहीं लेंगे पैसा। और हमारे पास जब होगा तो उस ऑफिस को देंगे, या जहां जरूरत पड़ेगी हमको काम कराने के लिए देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, लेकिन हम उससे लेंगे नहीं। कई बार तो इसमें भी मतलब ये दो तरह के माइंडसेट हैं। एक तो है कि आपके साथ गलत हुआ तो आप ये सोचेंगे कि मैं किसी और के साथ गलत नहीं करूंगा। अब दूसरा थॉट ये है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं और ज्यादा गलत करूंगा किसी के साथ। तो है कि कैसे आप समझ पाए। आप, मैंने बताया था ना भाई कि अगर गांधी को भाई ने चाटा मारा और प्रत्युत्तर में वो भी चाटा मारते, और चाटा मारने क्रम तो चलता रहता। शुरुआती दौर में ही हमने कहा कि हम शांति खोज रहे हैं, तोप लेकर के, मिसाइल लेकर के शांति मिलेगी उससे। हमको अपने पड़ोसी मुल्क जो हैं उनका ख्याल रखना है भाई। जिस ढंग से हमने कहा कि दूसरे जीवों का भी हम ख्याल रखते, तो मुल्क है, वहां आदमी है ना, तो उसका जब ख्याल रखे तो हमारा ख्याल रखेगा। हो सकता है जैसे एक पड़ोसी मुल्क जो है हम पर बराबर चढ़ा हुआ है, साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहता है, दूसरा एक बड़ा पड़ोसी जो है वो भी कोशिश में है कि इस तरह, तो हम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम उसका लाइन नहीं पार करेंगे, हम आएगा तो उसको रोकेंगे, घुसने नहीं देंगे, लेकिन हम लाइन नहीं पार, इतना भर तो रोक सकता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कर तो यही रहे होते हैं। हाँ, इतना तो कर सकते हैं भाई, हम नहीं लेंगे, इतना तो कर सकते हैं भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और आपका स्पेशल काम है कि जो पता चला हम लोगों को कि विधानसभा का कवरेज बहुत अलग तरीके से आपने किया। सर उसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या था? देखिए, विधानसभा के कवरेज में हमको ये बहुत शौक था, विधानसभा कवर करने का। चीफ रिपोर्टर भी थे, बाद में उस समय जब विधानसभा बना था उसके पहले बहुत पहले स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हो गए थे। आमतौर पर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट उसमें होता ही था जिसको विधानसभा या लोकसभा कवर करने के लिए बनाया जाता था। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट काम ही यही था, मूल रूप से विशेष खबरें लाने के लिए। राज्य बना था तो अभी सूरज सिंह बेसरा ने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था, ट्राइबल जो रिसर्च सेंटर है वहां पे बराबादी में, तो उन्होंने हमको फोन किया कि आपको झारखंड आंदोलनकारी के रूप में हम आपको ये देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। हम बोले छोड़िए ना भाई, आप हमको सर्टिफिकेट क्या दीजिएगा, इतना ही आप हम देखे हैं ना भाई कैसे कैसे आपने मदद की, क्या किया नहीं किया। झारखंड आंदोलन बनने में हमारी क्या भूमिका रही, नहीं भूमिका रही, उसको छोड़ दीजिए, उसको हम नहीं बात करेंगे। लेकिन हमको लगा कि झारखंड एक नया स्टेट बन रहा है, तो यहाँ नेचर को सेव किया जा सकता है, ये गुंजाइश हो सकती है। विधानसभा इसका सबसे बड़ा माध्यम है। तो वहां छोटी सी छोटी बातें भी लगभग मैं छापता था, मतलब एकदम लाइव रिपोर्टिंग। अगर आप पढ़े विधानसभा कवरेज का तो उससे लाइव रिपोर्टिंग पहले लोकसभा में किसी ने नहीं की है, विधानसभा में नहीं की, ये अपने आप कह सकते हैं मुंह या बिट्टू बन रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि उतनी छोटी छोटी माइन्यूट बातें उसको लेकर के, तो वो हमको लगा कि ये अगर करेंगे तो एक इतिहास बनेगा, और यह इतिहास आगे पत्रकारिता में जो लड़के हैं उनके लिए काम में आएगा। तो उस पर कई लोगों ने रिसर्च किया, अपना पीएचडी ली, क्या तारीफ होती है। यही है सर आखिरी सेगमेंट में ऑलमोस्ट है कि
अभी तक पास्ट की बहुत बात हुई, अपने काम की, लेकिन थोड़ा सा बात अब प्रेजेंट की, क्योंकि इतना लंबा अनुभव आपका रहा है, तो काम का निजी अनुभव, तो पीछे की जो बात है उसको मैं कनेक्ट करूंगा कि जैसे आपने बोला था ना कि जो आपकी लाइफ रही है, जैसे तो कुछ लोगों का जो कहना होता है कि यार मेरे वैसे करने से ठीक हो जाएगा क्या, सब लोग तो वैसे ही। तो ये जो आप जिस तरह की लाइफ जीते आए, तो उससे आपको लगा कि कुछ आपने डिफरेंस क्रिएट किया आपके अंदर, मतलब लोगों के लिए नहीं हुआ, आप क्या सेटिस्फाइड रहे कि हाँ अभी तक की मेरी लाइफ बहुत सेटिस्फैक्टरी रही और मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया सोसाइटी में? गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस किस बात के लिए मिलता है? क्या? आप गाड़ी ठीक से चला रहे हो, मेरी गाड़ी ठीक चल रही है, मैं चला पा रहा हूँ, दूसरा क्या करेगा इससे हमको क्या मतलब है भाई? गुस्सा आता है, गुस्से को रोकना पड़ता है, नहीं तो मारपीट हो जाएगी, जिग जैग करके निकाल लेगा, छोटा बच्चा भी, बुजुर्ग भी। तो हमको अपना लाइफ जीना है, तो हम दूसरे की चिंता क्यों करें? दूसरा को अगर लगेगा कि हम सही कर रहे हैं तो हमारे साथ आएगा। इसलिए हम गांधी नहीं है, जयप्रकाश भी नहीं है। गांधी, जयप्रकाश और भगत सिंह बनने की हैसियत मेरी नहीं है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर कुछ दूर तक चल सकते हैं। एक दूसरे ये है कि आपको मैं एक फिलॉसफी बताता हूं कि कोई भी आदमी जब भला काम करता है तो समाज उसको नोट करता है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट देता है। जब पहली बार हमको वो क्या नाम है सम्मान दिया जा रहा था, तो मुझे नहीं याद है, ये मुझे नहीं पता था कि हमने इतना काम किया है। वहां पर जब गिराने बैठे लोग जो सम्मान देने वाले थे, तो उसमें डॉक्टर बीपी कैसे हुआ करते थे, झारखंड आंदोलन के समन्वयक हुआ करते थे। वो बोले वही अध्यक्षता कर रहे थे, बॉस, ये तो हम भी नहीं नोट किए थे कभी, जबकि हम प्रोफेसर हैं। तो हम जो करते हैं उसकी छाप रहती है धरती पर, समाज में। वो बताता नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो वो निकल जाता है। हम अपना काम इसलिए करते ही नहीं है कि अभी हमारे पास कोई कटिंग नहीं है किसी अखबार की। कश्मीर पर हमने फुल पेज रिपोर्टिंग की थी, लगभग 4 पेज लोग कश्मीर की रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं है। हम क्यों रखेंगे भाई? आप रखो ना, आपको लगता है धरोहर है तो हम अपना काम करते गए और हम अपना काम करते ही जाएंगे, बगैर ये देखे कि उसके बदले में कौन क्या हमारे बारे में कह रहा है। इसलिए उसके चक्कर में पड़ के तो हम फंस जाएंगे, और हमको फंसना नहीं है। हमको अपना काम करते हुए निकल जाना है, काम करते हुए चले जाना है। उसमें हम यह मानते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, गांधी नहीं बन सकते, जयप्रकाश नहीं बन सकते, भगत सिंह नहीं बन सकते, नेहरू भी नहीं बन सकते। हम बन करके रहेंगे, मधुकर बन करके रहेंगे। इसलिए नहीं कि लोग हमको याद करें, इसलिए हमको बन के रहना अच्छा लगता है। इसीलिए हम दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि हमारे साथ खड़ा होगा, नहीं उनको मन करेगा खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, हमारे कहने से खड़ा होगा। हमने किसी के लिए किया तो इसलिए थोड़े किया कि उसके बदले में हमको कुछ देगा। यह तो दुकानदारी हो गई, हम दुकानदारी करते नहीं है, दुकानदारी आती नहीं है। इसलिए जो हमको अच्छा लगता है कि यह करना चाहिए वो कर देते हैं, बस हो गया। एक रास्ता मैंने बनाया, बस। बिल्कुल सर। तो अभी करंट सिचुएशन आप कैसा देखते हैं? लास्ट में मैं आपका टेक जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो सामाजिक स्थिति है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, या फिर ये लग रहा है ऐसा कि नहीं, तो किसी अलग तरह का बदलाव किसी स्पेसिफिक चीज में, जैसे टॉलरेंस और बाकी चीजों में तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक इंक्लूसिव तौर पे देखिए, ये सकारात्मक दिशा की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ना ही सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का की उम्मीद है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। जितना अंधेरा घना होगा, प्रकाश उतना तेज आएगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता है। समय के चक्र को, समय का चक्र अपना चलता रहता है। कोई आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, गांधी आए, नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय का अपना चक्र चलता रहता है। परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों में आंदोलन भी होगा, जेल भी जाएंगे, गोली भी खाएंगे, और चीजें बदलेंगी। इसलिए कि चीजें इस तरह नहीं चल सकती हैं। चीजें बदलेंगी, देर हो सवेर हो, चीजों को बदलना है। बदलने के लिए कोई और लोग आके खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि मेरे में दम हो तो हम भी खड़े हो जाए, या लगे कि अब बुजुर्ग हो गए, अब जेल नहीं जा सकते हैं, तो हो सकता है कि हम बोल कर नहीं आएंगे। लेकिन चीजें बदलनी है, देर सवेर चीजें बदलेगी। हम देख पाए नहीं देख पाए, हो सकता है कि आप लोग देख पाओ, तो चीजें बदलनी है, बदलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे बढ़िया चावल है बासमती, बेस्ट अरहर का दाल, शुद्ध घी, लगातार आपको खिलाया जाए, आप खाएंगे क्या? बदलाव चाहिए, हर किसी को बदलाव चाहिए।
टॉप में बैठा हुआ है उसको भी, दूसरे को भी। सिर्फ ये खाने से नहीं, सब चीजों में बदलाव चाहिए। एसी में रहने वाला रिसोर्ट में जाके पीपल के छांव के नीचे बैठता है और 10,000 रुपये रोज पेमेंट करता है रूम का। एसी में नहीं बैठता है, पीपल के छांव के नीचे बैठता है। पीपल की छांव चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हमारी मजबूरी है। जिंदगी वही है पीपल के छांव के नीचे। और लोग जा भी रहे हैं, जैसे धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, लोग माइग्रेट कर शहरों से गाँव में जा रहे हैं। गाँव में जो फार्म हाउस बना रहे हैं उसी के लिए ना है। इवन घर टाउन में घर है फिर भी 20-25 किलोमीटर में फार्म हाउस बना रहे हैं। लोगों को समझ में तो आ रहा है, भले अलग तरीके से समझ में आ रहा है, जो सिंपल फॉर्म था उसमें नहीं। लेकिन सर इसी नोट पर काफी इसी होपफुल पॉइंट पर मैं खत्म करना चाहता हूँ। और फिर से क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज है कि हम लोग घंटों घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है, तो फिर से किसी टॉपिक पर या कोई खास सब्जेक्ट पर आपके पास जब भी टाइम रहे सर, तो हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे फिर से, ताकि फिर से आपका ज्ञानवर्धन आप कर सकें हम लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट लेकर के आ पाएँ, जो कन्वेंशनल पॉडकास्ट चैनल्स पे अभी तक आपने नहीं देखा है। कोई एक अलग ओपिनियन, एक अलग विचारधारा, एक अलग पर्सपेक्टिव, इसकी जो ताकत है, इसकी जो एनर्जी है, वो हमारे अंदर तभी आएगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब।